नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। पेपर का नाम है रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और आज हमारे अध्ययन का विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस पुस्तक का वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा भी रहा। प्लेटो का मुख्य ध्येय आदर्श राज्य की स्थापना करना था और प्लेटो ने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित किया। प्लेटो का मानना था कि आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित हो और प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का खंडन किया। उसके पश्चात प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तत्कालीन यूनान में 3 प्रकार के न्याय के सिद्धांत प्रचलन में थे। पहला परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा उग्रवादी सिद्धांत, तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक के प्रथम अध्याय में सेफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्क्स न्याय के ऐतिहासिक तथा परंपरावादी सिद्धांत का आशय स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सेफालस का मानना था कि न्याय सत्य बोलने में और अपना ऋण चुकाने में ही निहित है और उसके पुत्र पॉलीमार्क्स का मानना था कि मित्रों के साथ भलाई तथा शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया क्योंकि प्लेटो न्याय को भलाई एवं बुराई करने वाली कला के रूप में अस्वीकार करते थे। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया, जैसे कि एक चिकित्सक चिकित्सा कला से स्वस्थ व्यक्ति को रोगी और रोगी व्यक्ति को स्वस्थ बना सकता है। यदि न्याय को इस तरह कला के रूप में मान लिया जाए तो न्याय के स्वरूप की ही हत्या हो जाएगी। प्लेटो ने न्याय को कला के रूप में भी अस्वीकारा क्योंकि प्लेटो के अनुसार न्याय को अनुभव के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय अल्प ज्ञान का विषय ना होकर वृहत ज्ञान का विषय है और न्याय तकनीक ना होकर आत्मा का गुण है। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय को कला के रूप में अस्वीकार किया। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रेसिमेक्स नामक क्रांतिकारी सोफिस्ट ने किया, जो कि 5वीं शताब्दी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने 2 संकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहला, न्याय शक्तिशाली का हित है। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी कानून बनाता है वही न्याय है। दूसरा, अन्याय करना न्याय करने से अधिक अच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हित में कार्य करेगा और दूसरों के हित में नहीं, इसलिए वह अन्यायी हो जाएगा। फलतः अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से अच्छा हुआ। प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य तथा गुण होता है। जैसे आँख का गुण है देखना, कान का गुण है सुनना, उसी प्रकार से आत्मा का गुण है उत्तम जीवन का यापन करना। यदि आत्मा अपने धर्म न्याय में जीवन से विमुख हो जाएगी तो वह स्वस्थ आत्मा नहीं रह सकेगी। इस प्रकार प्लेटो ने उग्रवादी सिद्धांत का भी खंडन किया। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लाउकोन थे और वो न्याय को शक्तिशाली का नहीं अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित मानते थे। उनका मानना था कि न्याय भय का शिशु है। व्यवहारवादी मत के अनुसार न्याय का जन्म शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वार्थी आकांक्षाओं से दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हुआ। अतः न्याय भय की संतान एवं कृत्रिम वस्तु है। प्लेटो ने इन तीनों ही सिद्धांतों को अस्वीकार किया और प्लेटो ने न्याय की एक अनूठी धारणा प्रस्तुत की। प्लेटो ने न्याय को मानव आत्मा का आंतरिक गुण माना।
प्लेटो कानून और न्याय को समझौते पर आधारित किसी भी प्रकार की बाह्य वस्तु नहीं मानते थे। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है, इसलिए राज को समझने के लिए व्यक्ति की प्रकृति को समझना पहले जरूरी है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा साहस, तीसरा संयम। प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय की स्थापना की। उन्होंने व्यक्तिक न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना की। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार के गुण होते हैं, विवेक, साहस और संयम। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें विवेक नामक गुण की प्रधानता उनकी आत्मा के अंतर्गत अधिक होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा में साहस नामक गुण की प्रधानता अधिक होती है या प्रधानता होती है। तीसरा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी आत्मा में संयम नामक गुण की प्रधानता होती है। प्लेटो का मानना था कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती है, जैसे ज्ञान, साहस, संयम, ये अलग अलग मात्रा में विद्यमान होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आत्मा में ये तीनों ही गुण एक उचित समन्वय में पाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में तीनों गुणों का उचित अनुपात में समन्वय है या तीनों गुण उचित अनुपात में विद्यमान है, तो उस व्यक्ति की आत्मा में चौथा गुण न्याय उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार प्लेटो व्यक्तिक न्याय के आधार पर सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। प्लेटो का मानना था कि जिन व्यक्तियों की आत्मा में विवेक नामक गुण की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्तियों का समूह शासक वर्ग का निर्माण करता है। कुछ व्यक्तियों की आत्मा में साहस नामक गुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्तियों का समूह सैनिक वर्ग का निर्माण करता है। और कुछ व्यक्तियों की आत्मा में संयम नामक गुण की प्रधानता होती है और ऐसे व्यक्तियों का समूह उत्पादक वर्ग का निर्माण करता है। जब ये 3 वर्ग समाज में स्थापित हो जाते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो ये तीनों अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते हैं और ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में समाज में न्याय नामक गुण की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार प्लेटो ने 2 स्तरों पर न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया, व्यक्तिक स्तर पर न्याय और सामाजिक स्तर पर न्याय। और प्लेटो ने आत्मा के जो गुण हैं या तत्व हैं, उनके माध्यम से न्याय की संकल्पना को स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु ना होकर व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जिसे आत्मा का एक विशेष समन्वयात्मक गुण कहा जा सकता है। न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है। आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। इस प्रकार प्लेटो ने अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्लेटो का सामाजिक न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो प्रत्येक वर्ग से अपने अपने कार्य में दक्षता की अपेक्षा करता है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक धारणा नहीं है, वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं, वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है, क्योंकि प्लेटो तीनों वर्गों में एकता एवं सामंजस्य स्थापित करने को ही सामाजिक न्याय मानता है। अब प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की खूबियों की चर्चा के बाद हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ कमियों के बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कानूनी धारणा नहीं, वरन एक
नैतिक धारणा है। प्लेटो दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान कर देता है जो कि अनुचित है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में कर्तव्यों को प्रधानता दी है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं। सच्चे न्याय की अवधारणा में कर्तव्य और अधिकार दोनों का समावेश होना चाहिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्यों के विशेषीकरण पर अत्यधिक बल देकर वर्ग विभेद को मान्यता देता है और प्रोफेसर पोपर के शब्दों में हम कहें तो प्लेटो विशेषाधिकार को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकार के अभाव को ही सामान्यतः न्याय समझते हैं। इस सिद्धांत का सबसे गंभीर दोष यह है कि यह दार्शनिक राजाओं के निरंकुश शासन को अनिवार्य मानता है और निरंकुश शासन जिसके ऊपर कानून की अथवा लोकमत की कोई सीमाएं ना हो भ्रष्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता, भले ही ऐसा शासन बुद्धि से संपन्न दार्शनिकों के हाथों में ही क्यों ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की जो न्याय संबंधी धारणा थी उसमें कुछ कमियां हैं, किंतु प्लेटो ने न्याय को आत्मा के तत्वों के माध्यम से स्पष्ट किया और ये एक बाह्य धारणा, कानूनी धारणा न होकर एक आंतरिक धारणा थी और ये राज्य की एकता को स्थापित करने का प्रयास करती थी। आज की कक्षा में यहीं तक। धन्यवाद।